ऐतिहासिक उपन्यासों में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास। इस मुहावरे को वृंदावन लाल वर्मा ने नई जमीन दी। उन्होंने उपन्यास के मार्फत इतिहास को बहुत प्रामाणिक और यथार्थ धरातल दिया। सारा जीवन वे इन कहानियों के सूत्र, इनकी जड़ें तलाशते रहे। रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता यज्ञ में जीवन की आहुति देने वाले परदादा के वंशज होने के नाते मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अध्येता, कानून के व्यवसाय, इन सब से ऊपर था उनका अपनी बुंदेलधरा के अमर बलिदानियों के प्रति अटूट भाव बंधन। सच का फैसला हमेशा विवेक से किया उन्होंने। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है, इतिहास की सच्ची झांकी, उपन्यास की सजीव कल्पना और प्रेम, इन तीन विशेष गुणों के एकत्र समन्वय से उनकी कृतियां उच्च कोटि की हो गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य के लिए लड़ी या सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए? ऐसे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया वृंदावन लाल वर्मा ने अपने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रचना करके, और इस यज्ञ में पूर्णाहुति का काम किया वरिष्ठ कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना झांसी की रानी ने। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जन जन की कविता बन गई। यदि अकेले ही स्वराज्य की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ी जाएगी, ये रानी का अटल निश्चय था। उनका पक्का विश्वास था कि एक युद्ध और एक जन्म से ही कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं होता। संभवामि युगे युगे। जिस समाज में उनका जन्म हुआ उसी में होकर उनको काम करना था, लेकिन उस समाज की हथकड़ियों और बेड़ियों की उन्होंने पूजा नहीं की। वे अपने युग से आगे निकल गई थीं, लेकिन उन्होंने अपने युग और समाज को साथ ले चलने की भरसक कोशिश की। झांसी में और खासकर बुंदेलखंड में स्त्री की स्वतंत्रता और नारीत्व का पौरुष लक्ष्मीबाई के नाम के साथ सदियों से संबद्ध है। आज मन के मौसम में इसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी लेकर बुंदेलधरा की विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना शामिल हो रही हैं। नमस्कार उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी, सुनाइए कहानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की। स्वतंत्रता यज्ञ में समिधा बनी महारानी लक्ष्मीबाई की पावन सुगंध सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। नाम लेने मात्र से दुर्गा का सब भव्य स्वरूप नेत्रों के समक्ष आ जाता है। अंगरखा और पजामा पहने घोड़े की पीठ पर बैठी, पीछे पुत्र दामोदर राव बंधा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, दोनों हाथों में तलवारें, सिर पर लोहे की टोपी, उसके ऊपर साफा और कंठ में हीरों का दमकता हार। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके शौर्य और पराक्रम से अंग्रेज भी भयभीत हो जाते थे। शिवरोज ने उनके संबंध में लिखा था, ये 18 वर्ष की रानी रानी नहीं, जोन ऑफ आर्क है, जिसने फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी थी। उनके पराक्रमी रूप को जनमानस तक पहुंचाने का काम हिंदी साहित्य के प्रख्यात उपन्यासकार डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने किया। संघर्ष और शौर्य की इस महान विभूति की कीर्ति सारे संसार में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। वर्मा जी कहते हैं, बचपन से ही अपने परिवार में उनकी वीरतापूर्ण कहानियां सुना करता था। उनका मन जिज्ञासा से भर उठा था। अपनी कृति में वे लिखते हैं, दीवान आनंद राय मेरे परदादा थे। वह रानी लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते लड़ते सन 1858 में मऊ की लड़ाई में मारे गए थे। परदादी से रानी के विषय में बहुत सी कहानियां सुना करता था। उन्होंने रानी को देखा था। वे कहती थी, रानी जिस मिट्टी के ढेलों को छूती थी वो सोना बन जाता था। अच्छा। हाँ, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने बुंदेलधरा के निवासियों को स्पर्श करके सोना ही बना दिया था, जो स्वतंत्रता की आग में तप तप कर कंचन से जगमगा उठे और जिनका प्रकाश चतुर्दिक बुंदेलधरा में व्याप्त है। सुनता रहता था कि रानी स्वराज के लड़ी थी। मैं जब बोर्डिंग हाउस के जीवन में था, एक रात स्वप्न देखा कि हॉकी ग्राउंड पर युद्ध हो रहा है और मैं स्वराज के लिए लड़ता हुआ घायल हो रहा हूँ। अच्छा। मैंने निश्चय किया कि मैं उपन्यास लिखूंगा, ऐसा जो इतिहास के रंग रेशे से सम्मत हो और उसी संदर्भ में हो। यदि आनंद राय ने रानी के लिए गोली खाई
तो मेरी कलम ने थोड़ी सी स्याही। वर्मा जी की कलम ने संघर्ष और शौर्य की इस महान विभूति को अमरत्व और लोकप्रियता प्रदान की। यह जनमानस का कंठहार है। वाकई। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनु। वे मोरोपंत तांबे की पुत्री थी, जो महाराष्ट्र के निवासी थे। मोरोपंत तांबे के पूर्वज महाराष्ट्र के सतारा के निकट स्थित बाई गांव के रहने वाले थे। वे पेशवा बाजीराव प्रथम के दरबार में सम्मानित पदों पर थे। सन 1818 में अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन और बिठूर की जागीर दे दी। बाजीराव पेशवा बिठूर चले आए। मोरोपंत बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा साहब के साथ बनारस चले आए। वहीं उनका विवाह भागीरथी बाई से हुआ, जो अत्यंत सुंदर और चतुर थी। काशी में ही मनु का जन्म 11 नवंबर सन 1936 को हुआ था। जब 4 वर्ष की थी तो माता भागीरथी भाई का देहांत हो गया। उधर शिवाजी अप्पा का भी निधन हो गया। मोरोपंत तांबे को बाजीराव पेशवा ने बिठूर बुला लिया। उनकी मोरोपंत तांबे पर बड़ी कृपा थी। मनु 4 वर्ष की थी, उसके पालन पोषण का भार मोरोपंत जी पर आ पड़ा। उन्होंने बड़े लाड़ दुलार से उसे पाला। मनु बहुत सुंदर थी। दूध सा उजला रंग, अत्यंत सुंदर चेहरा, कमल जैसी आंखें, घने काले लंबे घुंघराले भौरों जैसे बाल। बाजीराव पेशवा प्यार से उसे छबीली कहते थे। छबीली। जी, बहुत मशहूर नाम था उनका ये। हाँ, छबीली। बाजीराव पेशवा के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने नाना धोड़ू पंत नाम के एक बालक को गोद ले लिया था। नाना 3 भाई थे, नाना, बाला और राव साहब। बाला उस समय बिठूर में नहीं था, छोटा भाई राव साहब था। मनु और ये दोनों लड़के साथ खेलते, पढ़ते और खाते थे। मलखम, कुश्ती, तलवार, बंदूक का चलाना, अश्वारोहण, पढ़ना लिखना, इन सब तीनों ने एक साथ सीखा था। मनु चंचल, हठीली और बहुत पैनी बुद्धि की थी। कम आयु की होने पर भी वो इन सबसे बहुत आगे निकल गई। मनु को मोरोपंत जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि की मनु को बहुत अच्छी जानकारी थी। संस्कृत, मराठी और हिंदी का ज्ञान करवाया। शास्त्र में मनु की विशेष अभिरुचि थी और घुड़सवारी में तो सिद्धस्त थे। एक दिन तीनों बिठूर में गंगा जी के किनारे अपने अपने घोड़ों पर जा रहे थे। तीनों में जैसे आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी। सहसा ही नाना के घोड़े को ठोकर लगी। घोड़ा भाग गया और नाना गिर पड़े। उनके सिर से रक्त बहने लगा। नाना चिल्लाए, मनु, मनु, मैं मरा। मनु जल्दी से अपने घोड़े से उतरी, दौड़कर नाना के पास गई। नाना के माथे पर गहरी चोट आई थी, खून बह रहा था। मनु दौड़ी, खून पोंछा, उसे समझाकर बोली, घबराओ नहीं, अभी घर ले चलती हूँ, वहां मरहम पट्टी हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं ले चलती हूँ। कैसे ले चलोगी? मेरा घोड़ा तो भाग गया, नाना ने कहा। मनु ने एक हाथ से अपने घोड़े की लगाम थामी, दूसरे से खून से लथपथ नाना को उठाकर घोड़े पर बिठाया। फुर्ती से उछलकर घोड़े पर बैठ गई और चल दी। क्या बात है, क्या बात है। बहादुर थी ना। पीछे घोड़े पर चिंतित राव साहब बैठा था। तीनों बच्चे घर आ गए। मोरोपंत और पेशवा बाहर ही थे। सहसा ही मोरोपंत ने कहा, अरे ये क्या, दोनों बच्चों को तो खून बह रहा है। अरे मनु, चोट कैसे लगी? मनु ने पहले नाना को उतारा, फिर बोले, चोट मुझे नहीं, नाना को लगी है। बाजीराव पेशवा बहुत घबरा गए। तत्क्षण ही घाव को धोकर मरहम पट्टी की गई। घाव गंभीर न होने पर भी लंबा और गहरा था। नाना के आराम की व्यवस्था के बाद मनु और मोरोपंत घर आ गए। उसी कोठी में उनका निवास स्थान था। घर आकर मनु बोली, जरा सी चोट पर इतनी घबराहट? दादा तो रोने लगे थे। बेटी, चोट जरा सी नहीं है, कितना रक्त बह गया है, मोरोपंत ने कहा। मैं ऐसी चोटों से नहीं डरती, मनु ने कहा और सो गई। मोरोपंत जागते रहे। उन्होंने सोचा, मनु की बुद्धि उसकी अवस्था से बहुत आगे निकल गई है, इसके लिए तो कोई अच्छा वर ढूंढना ही होगा। जी।
मनु लगभग 13 वर्ष की हो गई थी। जी। मोरोपंत को उसके ब्याह की चिंता थी। एक दिन तात्या दीक्षित बाजीराव पेशवा से मिलने झांसी से बिठूर आए। मोरोपंत ने उनसे प्रार्थना की, दीक्षित जी, मुझे अपने कन्या के विवाह की बहुत चिंता है। आप कोई योग्य वर बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बाजीराव पेशवा ने कहा, दीक्षित जी, कन्या बहुत सुंदर है, कुशाग्र बुद्धि है और होनहार है, मराठी, संस्कृत और हिंदी सभी में निष्णात है, अच्छा वर खोजिएगा। तात्या दीक्षित ने जन्मपत्री मांगी, मोरोपंत ने लाकर दे दी। दीक्षित जी जन्मपत्री देखकर बोले, अरे इसे तो कहीं की रानी होना चाहिए। अच्छा। हाँ। उसी समय राव साहब के साथ मनु आ गई। दीक्षित जी ने मनु के विशाल नेत्र, भौरों को लजाने वाले चमकीले बाल, स्वर्ण सा रंग और चेहरे की सुंदरता देखी तो मोहित हो गए। उन्होंने मनु से पूछा, तूने शास्त्र पढ़े हैं बेटी? जी हाँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं। मुझे तुलसीदास की रामायण बहुत अच्छी लगती है, पर सबसे प्रिय है तलवार चलाना, घुड़सवारी, मलखम। दीक्षित जी दूसरे दिन झांसी चले गए। झांसी के राजा गंगाधर राव विदुर थे, वे विवाह करना चाहते थे। तात्या दीक्षित ने महाराज गंगाधर राव की जन्मपत्री से मनु की जन्मपत्री मिलाई। दोनों के ग्रहों से संतुष्ट हो महाराज से मनु के साथ विवाह का आग्रह किया। उन्होंने बताया, बालिका अपूर्व सुंदरी है। महाराज इस ब्याह के लिए राजी हो गए और शीघ्र ही मनु की सगाई की रस्म अदा कर दी गई। ये तय हुआ कि ब्याह का खर्च महाराज गंगाधर राव करेंगे। ब्याह झांसी में होगा और ब्याह के बाद मोरोपंत झांसी में ही रहेंगे। उनकी गिनती सरदारों में होगी। जी। विवाह का मुहूर्त निकाला जा चुका था। बिठूर से सब लोग झांसी आ गए। मनु का श्रृंगार किया गया। उसके सामने उसकी हमउम्र कई कन्याएं आई। सबने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हम सब आपकी दासियां हैं। ये काशी है, ये सुंदर, मुंदर और ये सब। मनु ने कहा, तुम सब मेरी दासियां नहीं, सहेलियां बनकर रहोगी। अच्छा। मैं तुमको घुड़सवारी, हथियार चलाना, मलखम, कुश्ती सब सिखाऊंगी। सब बहुत खुश हो गई। मनु को ब्याह के लिए ले जाया गया। गणेश मंदिर में ब्याह था। ब्याह के समय मनु की साड़ी और महाराज की चादर में गांठ बांधते समय वृद्ध पुरोहित के हाथ कांप रहे थे। मनु सहसा ही बोली, ऐसे बांधिए कि कभी छूटे नहीं। महाराज गंगाधर राव जड़वत रह गए। जूही मोतीबाई खुशी से थिरक उठी, नाचने लगी। जूही ने कहा, असली राजा तो झांसी को अब मिला। बड़े ही हर्षोल्लास से ब्याह संपन्न हुआ। मनु को नाम मिला महारानी लक्ष्मीबाई। महाराज गंगाधर राव बहुत प्रसन्न थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। महाराज अपनी रंगशाला में नाटक करवाने और रंग कर्मियों को निर्देशन देने में व्यस्त रहते और महारानी स्त्रियों को घुड़सवारी, कसरत, शस्त्र संचालन, कुश्ती, मलखम सिखाने में व्यस्त रहती। वे किले के बाहर नहीं जा सकती थी। किले के भीतर वाले मैदान में चारों ओर ऊंची ऊंची कनातें लगवा दी गई थी। वहां से सबको घुड़सवारी आदि चलाना सिखाती थी। महाराज महारानी की विलक्षण बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। महाराज ने महारानी से कहा कि अब वे राज्यकाल संभालने का प्रयास करें। जी। महारानी को महाराज का आदेश अच्छा लगा। उनकी अभिरुचि वैसे भी शासन संचालय में थी। उन्हें अपने झांसी और झांसी की प्रजा से बहुत प्यार था। वे अपने राज्य के लिए समर्पित थे। वे हर पर्व त्योहार सबके साथ मनाती थी। बसंत आ गया था। चैत्र की नवरात्रि पर महारानी ने किले के महल में गौरी की प्रतिमा की स्थापना की। गौरी की प्रतिमा आभूषणों और फूलों के श्रृंगार से ढक गई। हल्दी कुमकुम का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। नगर की सुंदर स्त्रियों को सुंदर वस्त्राभूषणों से सजा हुआ देखकर महारानी प्रसन्नता से भर उठी। बड़े ही आनंद और उल्लास से त्योहार मनाया जा रहा था कि अनायास ही महारानी की दृष्टि कोने में खड़ी हुई एक नववधू पर पड़ी। अच्छा। शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े थे और चांदी के जेवर पहने थे। अच्छा। सब साज सज्जा बुंदेलखंडी थी। रंग सांवला था, पर चेहरा रानी की आकृति से मिलता जुलता था।
सब स्त्रियां महारानी आश्चर्य से भर उठी। महारानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम? सरकार, झलकारी। अच्छा, ये झलकारी थी। हाँ हाँ। वो रानी के चरणों पर गिर पड़ी। हम्म। महारानी ने उसे स्नेह से उठाया, पूछा, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं झलकारी? सरकार, ऐसे तो हमारे ते कपड़ा बुनन को काम होत है, अकेले वे आपके सेना में सिपाही हैं। हम्म। ओ, समझी, तुम पूरन कोरी की पत्नी हो, हम्म। हमारी सेना में काम करोगी झलकारी? हम्म। महारानी, जैसा आपका हुक्म, हमारे तो भाग खुल गए। झलकारी गदगद हो उठी। हम्म। उसके बचपन की साथ जैसे पूरी हुई थी। जी। हल्दी कुमकुम के इस पर्व पर सधवा स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर का टीका लगाती हैं हम्म। और उनको किसी न किसी बहाने से अपने पति का नाम लेना पड़ता है। हम्म। बड़े ही आनंद से यह पर्व मनाया जाता है। अत्यंत हर्षोल्लास से उत्सव समाप्त हुआ। अंत में रानी ने कहा, तुम में से कोई बहन के बराबर हो, कोई काकी, कोई माई, कोई बुआ के बराबर। फूल सदा नहीं खिलते, उनकी सुगंध भी सदा नहीं रहती। नृत्य गान की स्मृति सुखदायक होती, परंतु इन सब स्मृतियों का पोषक ये शरीर है और उसके भीतर आत्मा है। उसे पुष्ट करो और प्रबल बनाओ। क्या ऐसा करने का वचन दोगी? सबने हम्म। हामी भर दी। इत्र पान के उपरांत वे सब चली गई। हम्म। इस पर्व से प्रारंभ हुआ झलकारी के जीवन का नया अध्याय। कुछ ही दिनों में वह कुश्ती, कसरत, घुड़सवारी, मलखम और शस्त्र संचालन में निष्णात हो गई। अपनी मेहनत और लगन से वो स्त्री सेना की सेनापति बनी। उसकी हर सांस अपनी रानी और झांसी को समर्पित थी। जी। इधर महाराज और महारानी बड़े खुश थे। महारानी माँ बनने वाली थी। आह, नियति कितनी क्रूर होती है। महारानी के पुत्र हुआ, पर 3 महीने की आयु पाकर नहीं रहा। अरे। राजा के मन और तन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। वे हम्म। अस्वस्थ रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने किसी बालक को गोद लेने का निर्णय लिया। हम्म। एक सजातीय बालक को गोद ले लिया। उसका नाम रखा दामोदर राव। जी। राजा रानी दामोदर दास से बहुत प्यार करते हैं। जी। दामोदर राव भी उन्हें बहुत प्यार करता था। हम्म। रानी लक्ष्मीबाई ने नया अध्याय लिखा। वो था स्त्री सेना का संगठन। जी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों को घुड़सवारी, बर्छी, कृपाण, तलवार, बंदूक, तोप चलाने का प्रशिक्षण दिया और कुछ दिनों में उनकी स्त्रियों की एक सेना तैयार हो गई, जिसे देखकर अंग्रेज स्तब्ध रह गए। हम्म। उनकी स्त्री सेना शस्त्र संचालन में सिद्धस्त थी। निर्भीकता उनकी रग रग में थी। कुछ ही वर्षों में महारानी अत्यंत लोकप्रिय हो गई। किंतु नियत को कौन डाल सकता है। पहले पुत्र आह, फिर महाराज गंगाधर राव का निधन। उनका पर्वत सा व्यक्तित्व भी पल भर के लिए हिल गया, लेकिन वे तो चट्टान थी, चट्टान। हम्म। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थी। जब उनके दत्तक पुत्र की अस्वीकृति और झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने की घोषणा पत्र उनके दरबार में पढ़ा गया, तो वे आहत हो उठी। वो घोषणा पत्र था, दत्तक को गवर्नर जनरल ने नामंजूर किया है, इसलिए भारत सरकार की 7 मार्च सन 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज ब्रिटिश इलाके में मिलाया जाता है। इश्तिहार के जरिए सब लोगों को सूचना दी जाती है कि संप्रति झांसी प्रदेश का शासन मेजर एलिस के अधीन किया जाता है। जी। वे सिंघनी सी गरज उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम्म। इसका उल्लेख अंग्रेज इतिहासकारों ने भी किया है। अब हम्म। प्रारंभ हुआ क्रांति और विद्रोह का दौर। झांसी के प्रजा पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही चले गए। जी। खुलेआम जनवध, आग, लूटमार, लोक संहार, लोक विध्वंस, विनाश देखकर रानी का हृदय हाहाकार कर उठा। उधर संपूर्ण भारत में विद्रोह की लहर व्याप्त हो गई थी। झांसी, मेरठ, बिठूर, कालपी, कानपुर, अवध, कलकत्ता, दिल्ली, चारों ओर क्रांति की ज्वाला सुलग उठी थी। सबका एक लक्ष्य था, स्वराज और अंग्रेजी शासन का अंत। जी। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति, सैन्य संगठन के सामने सब पराजित होते गए। रानी लक्ष्मीबाई के कौशल और सैन्य संगठन की चर्चा संपूर्ण भारतवर्ष में होने लगी। हम्म। अंग्रेजों की दृष्टि में उनका व्यक्तित्व कांटे की तरह
खटकता था। झांसी उन्हें गले की फांसी लगने लगी थी। जी, जी। बातन में कलकत्ता लियो और घातन में पटना छपरे की, लातन लूट लई लाहौर लई मद्रास लई मद्रास खरे की, व्यास कहें जिन बंबई सूरत औध लई बिन औध करे की, हाँसी नहीं पर झांसी कहो, ये झांसी भई उन्हें फांसी करेगी। सही बात है, सही बात। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के आगे अंग्रेजों के छक्के छूट गए। उनकी स्त्री सेना से वे बड़े दुखी थे। वे किसी न किसी भांति उसे पराभूत करना चाहते थे। महारानी के नजदीकी रिश्तेदारों और कुछ देशद्रोहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे दृढ़ ओरछा फाटक खोल दिया। अंग्रेज किले में घुस आए, किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपें आग उगलने लगी, लेकिन रानी चंडी सा रूप धारण कर उनकी फौज को काट कर युद्ध करती रही। मर्दाने वेश में घोड़े पर बैठकर, पीछे कुंवर दामोदर राव को बांध, बगल में पिस्तौलें बांध, दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रु सेना को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महारानी के बहुत से सेनानी और गोलंदाज मारे गए। जी। अब इस समय आवश्यकता थी महारानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित झांसी से बाहर निकालने की, सही बात। जिससे वो अपनी सेना का संगठन कर सके। भांडेरी पाटक पर कोरियों की सेना सशक्त थी। झलकारी ने बुद्धि चातुर्य से काम लिया। उसने दीवानजी के साथ एक योजना बनाई और बड़ी सुरक्षा के साथ महारानी को झांसी छोड़ने के लिए विवश किया। रानी ने एक चादर से दामोदर राव को पीठ पर कसा, अपने घोड़े को आगे किया। उनके पीछे पठान, मुंतर, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह आदि थे। भांडेरी फाटक से निकलते ही उन्होंने किले को नमस्कार किया, झांसी को नमस्कार किया, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए अंग्रेजी सेना को चीरती फाड़ती मुंदर सहित आगे निकल गई। जी। अब महारानी के जाते ही झलकारी ने एक योजना बनाई। वो जानती थी उसकी शक्ल महारानी से मिलती है। उसने महारानी का वेश बनाया, मुकुट पहले ही मांग लिया था। महारानी को रूप धारण कर अंग्रेजों को युद्ध में उलझाए रखा, जिससे महारानी भांडेरी फाटक से कालपी की तरफ निकल जाए। उसी उपरांत अंग्रेजों की छावनी पहुंच गई। ह्यूरोज को सूचना भेजी, झांसी की रानी उससे मिलना चाहती। उसे देखकर कुछ देर तो ह्यूरोज भी भ्रम में पड़ गया। उसने दूल्हा जी को बुलाया और पूछा, क्या यही है तुम्हारी महारानी साहिबा? गद्दार दूल्हा जी ने कहा, सरकार ये नहीं, रानी नहीं है, ये झलकारी कोरिन है, कोरिन। दूल्हा जी को देखते ही झलकारी की आंखों से चिंगारियां छुटक उठी। देशद्रोही, गद्दार कहते हुए उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी, एक अंग्रेज सैनिक को लगी। ह्यूरोज ने झलकारी को कैद में डाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि उधर रानी अपने सैन्य दल के साथ रात भर चली। सुबह होते होते पहुंच नदी के किनारे पहुंचे। हाथ मुंह धोया था कि लेफ्टिनेंट बोकर अपनी सेना सहित पहुंचा। वहां भयंकर युद्ध हुआ। बोकर के साथी मारे गए। बोकर घायल होकर झांसी भाग गया। अब रानी कालपी पहुंची। राव साहब और तात्या वही थे। रानी ने कालपी में दूसरे दिन पेशवा की सेना को व्यवस्थित करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कालपी का शिथिल संगठन देखकर उनका मन आहत हो उठा। उधर ह्यूरोज ने कालपी पर चढ़ाई कर दी। कोच में युद्ध हुआ। पेशवा की सेना हार गई। फिर कालपी में युद्ध हुआ। रानी ने जिस प्रकार से सैन्य संचालन और मोर्चे की बात की थी, उसका निर्वाह सेना नहीं कर सकी। कालपी की लड़ाई में उनके पास 250 लाल कुर्ती सवार थे। रानी ने अपने शौर्य, चातुर्य और इन सवारों के संचालन से रोज के कई मोर्चों को आहत किया, किंतु नेतृत्व राव साहब के हाथ में था, इसलिए वो युद्ध में पराजित हो गई। यहाँ तक कि उनके बहुत सी युद्ध सामग्री कालपी में छोड़कर उन्हें ग्वालियर भागना पड़ा। मार्ग में उन्होंने गोपालपुरा में आश्रय लिया। वहां रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, किसी मजबूत किले को हाथ में लेना चाहिए। तात्या ने कहा, नरवर का किला अच्छा है।
पर रानी उससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा, ग्वालियर का किला बहुत अच्छा है। ग्वालियर किले में बनी बनाई सजी सजाई बढ़िया तोपें, गोले, सैकड़ों मन बारूद और हर प्रकार की युद्ध सामग्री है। राव साहब और तात्या भी रानी के विचारों से सहमत हुए। जी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ग्वालियर का किला जी। और पश्चिम दक्षिण की पहाड़ियां, पहाड़ बहुत हैं उधर। ग्वालियर की बस्ती और लश्कर सब उनकी रक्षा कर सकते हैं, पर ग्वालियर के महाराज ने साथ नहीं दिया। अब उनके साथ थोड़ी सी सेना रह बची थी, थोड़ी सेना रह गई थी। अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध हुआ। अब महारानी के साथ कुछ सैनिक रह गए थे। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, देशमुख, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो उसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। दामोदर राव को बचाना है। दूसरी बात सुनो, मेरे मारे जाने के बाद विधर्मी मेरी देह न छूने पावे। जी। अंतिम युद्ध था। रानी थोड़े से सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ती रही, लेकिन पहले मुंदर अंग्रेज सैनिक की गोली से मरी। उसके उपरांत महारानी पर अंग्रेज सवार ने पिस्तौल दागी। उन्हें गोली लगी, फिर भी बहादुरी से लड़ी, पर घोड़ा दोनों पैरों से खड़ा हो गया। एक अंग्रेज का वार रानी के सिर पर पड़ा। आह, सिर का हिस्सा कट गया, आंख बाहर निकल पड़ी। रघुनाथ सिंह ने देशमुख के साथ रानी को घोड़े से उतारा, उन्हें अपने घोड़े पर बिठा संभाल कर बाबा गंगादास की कुटी में ले गया। देशमुख ने उन्हें अपनी वर्दी पर लिटाया। बाबा ने उनके मुख में गंगा जल डाला। मुख दुख से पीड़ित स्वर से निकला, हर हर महादेव। इसके बाद अचेत हो गई। सब कुछ समाप्त हो गया। देशमुख ने बिलक कर कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलक बिलक कर रोने लगे। दामोदर राव बहुत जोरों से रो रहा था। बाबा गंगादास ने कहा, सूर्य अस्त नहीं हुआ, रानी अमर हो गई। तुरंत ही इन दोनों देवियों के दाह संस्कार का प्रबंध करो। याद है रानी ने क्या कहा था, विधर्मी मेरी देह न छूने पाए। सब कुछ समाप्त हो गया। बाबा गंगादास की कुटिया तोड़कर उससे चिता बनाकर महारानी लक्ष्मीबाई और मुंदर का संस्कार कर दिया गया। प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतिहास की ख्याति प्राप्त वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, मन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सही बात है उषा जी, बहुत जीवंतता से आपने झांसी वाली रानी की कहानी सुनाई। अदम्य साहस, शौर्य और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर केंद्रित अपने उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा ने उस समय के राजनीतिक सामाजिक माहौल का ऐसा जीवंत वर्णन किया है, मानो पूरा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। हाँ। रानी स्वराज्य के लिए लड़ी, स्वराज्य के लिए मरी और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनी। अद्भुत ऐतिहासिक उपन्यास। उषा जी, बुंदेलधरा की अपनी माटी की इस वीरांगना की कहानी आपने भी बहुत मेहनत से, बहुत विवल होकर सुनाई और तैयार की। मन के मौसम में शामिल होने और इतनी प्रभावी प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।